तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग आप लोग का बहुत डिमांड था कि थोड़ा सा सर हिंदी पढ़ा दीजिए। आज हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम जो है हम लोग का पार्ट 1 है और चैप्टर का नाम क्या है तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अभी हम थोड़ा चैप्टर को श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर को बनाने से पहले इसका समझाने से पहले इसको हम थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं कि चैप्टर जो हैं कौन लिखे हुए हैं और इनका लेखक मतलब कौन है, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। सबसे पहले ये देखिए इसके लेखक जो है हम लोग का कौन है, तो इसके लेखक जो है हम लोग का अम्बेडकर जी हैं, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर और इसका जो इनके जो है जन्म जब है कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है हुआ था 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था इनका जन्म, मध्य प्रदेश के महू में। उसके बाद ये क्या थे तो ये एक बहुत बड़ा बैरिस्टर यानी वकील थे। कहाँ क्या थे, वकील थे जो हम लोग के संविधान को लिखने में भी बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। इनका शिक्षा ग्रहण कहाँ हुआ था, ये शिक्षा कहाँ जा के ग्रहण किए थे, तो ये शिक्षा जो है ग्रहण किए थे अमेरिका गए थे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे, इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे, अमेरिका इंग्लैंड गए थे, है ना। बहुत जगह घूम के अपना क्या किए थे, अपना पढ़ाई किए हुए थे। उस समय सोचिए, उस समय बहुत ज़्यादा जाके उतना दूर तक जाके यही क्या किए थे, ये ग्रहण किए थे। और ये किस परिवार से थे तो ये एक बहुत ही गरीब परिवार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दलित परिवार से थे। कौन से परिवार से, दलित परिवार से थे। कोई भी पूछेगा किस परिवार से थे तो दलित परिवार से थे। और उस दलित परिवार में हमेशा छुआछूत का क्या लगा रहता था, भेदभाव लगा रहता था। हमेशा छुआछूत का भेदभाव लगा रहता था, हमेशा ऐसे ही होता था। ठीक है, तो ये भीमराव अम्बेडकर का जो भी है ना, इसमें जो है हम लोग का श्रम विभाजन मतलब उसका अगर हम शीर्षक देखते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है इस चैप्टर से, मतलब मेन बात है इस चैप्टर में भीमराव अम्बेडकर ये दर्शाना चाहते हैं कि कोई भी आदमी काम करना चाहते हैं। थोड़ा इसको डिस्क्राइब करके हल्का सा बता देते हैं कि आपको याद रखिएगा। इसमें लेखक का कहना है यानी भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि कोई भी अगर जन्म लेता है तो अगर मान लीजिए कि अगर लोहार के घर में जन्म लेता है तो उसको क्या होता है कि उसको लोहा पीटना ही पड़ता है, उसको लोहार बनना पड़ जाता है। अगर बढ़ई में जन्म होता है, बढ़ई में तो भी क्या होता है, बढ़ई का ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, है ना। मान लीजिए जो सुनार के घर में पैदा होता है वो सोना ही बनाएगा। ये पहले क्या है, विडम्बना हम लोग का है। तो ये इसी को हटाने का प्रयास किए हैं कि नहीं, जो भी अगर आदमी है, अगर जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वो उस क्षेत्र में जाए। जरूर नहीं कि सुनार का लड़का सुनारे में जाएगा, कोई जरूर नहीं है ना। इसी को दूर करने के लिए ये चैप्टर को बनाया गया है और यही चैप्टर हम लोग सिंपल वे में एकदम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि लेखक किस विडम्बना की बात करता है, विडम्बना का स्वरूप क्या है। तो देखिए यहाँ पे आंसर में हम लोग का लिखा है कि लेखक उस विडम्बना का बात करता है जिस कारण आज के जागृत समाज में जाति विचार फल फूल रहा है। लेखक का कहना है कि इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद को समर्थन और पोषक बने हुए हैं, जबकि विश्व के किसी समाज में जातिवाद आधारित श्रम विभाजन नहीं है। देखिए अभी बताए हैं, लेकिन जातिवाद के पोषक लोग कार्य कुशलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। विडम्बना का मुख्य कारण यही है क्योंकि इसे नीच ऊंच की भावना बलवती होती है और मनुष्य के जन्म से ही किसी काम धंधे में बांध देती है। फलतः इसकी रुचि एवं क्षमता का हनन होता है। मान लीजिए कहने का मतलब है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों। जरूर नहीं है कि आप लोग इसी को ही लिखिएगा, नहीं ऐसे लिखिएगा ना, इसको याद करते रहिएगा, ज़िंदगी भर नहीं याद होगा। हम लोग इसको समझेंगे ना तो अपने आप इसको सीधा सिंपली वे में लिख लेंगे। बस जो उद्देश्य कह रहा है उसको हम लिखेंगे। देखिए कह रहा है कि विडम्बना का स्वरूप यही है कि समाज में श्रम आधार पर वर्ण व्यवस्था को अस्थायी बना दिया गया है। कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब है क्या, देखिए इसको कह दिया है हम लोग। देखिए आप लोग ऐसे याद मत करिएगा, इसको रट्टा मारिएगा, ज़िंदगी में कभी भी याद नहीं होगा। आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं, आप लोग इसको देखिए एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में लिखा रहता है कि विद्यार्थी
यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, और नहीं बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको समझते हुए इसको लिखेंगे। कहने का मतलब है जब बच्चा छोटा होता है तभी उसको काम धंधों में क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। जैसे जो भी अगर चौधरी लोग के घर में जन्म लेता है तो एकदम फिक्स हो जाता है कि नहीं अब ये जो है भैंस ही चराएगा, है ना, भैंस ही चराएगा, दूध ही दुहेगा। और मान लीजिए कोई भी सोनार के घर में पैदा हो जाता है तो कहा जाता है कि नहीं ये सोना जो है ये सोना ही बनाएगा, सोना जो है सोनार हो गया ये, और ये सोना से कोई भी आभूषण बनाएगा, ज्वेलर्स बनाएगा। तो उसको मतलब बांध दिया जाता है उसी में। लेकिन ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होता है कि उसका रुचि का जो है क्या होता है, हनन होता है। क्या होता है उसका रुचि का, देखिए यहाँ पे हनन होता है। जो भी उसका अगर क्षमता है, मान लीजिए उसके पास क्षमता है कि हमको पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ने का, लेकिन क्या किया जाता है, जातिवाद जो है उसको बांध देता है। उसको इतना ना नीच दृष्टि से देखा जाता है। जो भी नीचा आदमी जाता है, नीचा आदमी पढ़ने के लिए जाना स्टार्ट करता है, पहले तो थोड़ा सा बहुत था, अब तो थोड़ा सा कम हुआ है। कोई भी नीचा आदमी अगर पढ़ने जाता था, अम्बेडकर जी ही पढ़ने जाते थे, तो उनको क्या किया जाता था, बेंच के बाहर, क्लासरूम के बाहर बैठाया जाता था। ऐसा कर करके नीच व्यवहार किया जाता था। यही नीच जो है प्रवृत्ति के लोगों को क्या किया जा रहा है, इस चैप्टर के माध्यम से ये सब समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा प्रवृत्ति नहीं रखा जाए, और इसको क्या किया जाए, श्रम विभाजन के आधार पर नहीं बांट के, अगर उसके पास जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाता है तो बहुत आदमी डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया। तो हम लोग इसको याद नहीं करेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। इस विभाजन से लोगों का वंशागत व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशल के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, जबकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो जातिवाद के तौर पर चलते हैं, कहते हैं क्या, देखिए समझिएगा इसको, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, है ना, केवल हम लोग पढ़ लिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। कह रहा है कि जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या कहते हैं, मतलब जातिवाद के जो भी पोषक है, मतलब सोचते हैं कि ना जातिवाद पर ही रहा जाए, उनका कहना है कि अगर जातिवाद में जो भी आदमी, मान लीजिए जातिवाद में मान लीजिए हम लोग का कोई भी अगर मान लीजिए लोहार है, अगर लोहा पीट रहा है ना, लोहार जो है लोहा पीट रहा है, तो वो क्या करेगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि लोहार में निपुणता आएगी, लोहार में क्या आएगी, निपुणता आएगी, और वो और अच्छा से लोहा पीटना का स्टार्ट कर देगा। मतलब जातिवाद के पोषकों का कहना है, मतलब वो लोग सोचते हैं, इनका दिमाग में ऐसे ही घुसा हुआ है ना, उसको पहले से ही बना दिया गया है कि अगर ये इनके कार्य क्षमता में क्या होता है, वृद्धि होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जो भी काम अगर कोई भी करता है ना, जो भी कोई काम करता है, अपना पैसा करता है, धीरे धीरे उसमें अपने आप निपुणता आने लगेगी। ये नहीं कि वंशानुगत निपुणता आएगी, नहीं, वंश के अनुसार निपुणता आएगी, नहीं। कोई भी जो भी आदमी होगा जिस क्षेत्र में अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, उस क्षेत्र में धीरे धीरे क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, और एक ही जगह में कर सकता है कुछ ना कुछ आगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अगला मतलब इस वंश में नहीं हुआ तो अगला वंश में और निपुण हो जाएगा, उससे अगला वंश में ये और निपुण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है कि जातिवाद के पोषकों का ये जो मानना है, ये क्या है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं मान के जो भी लड़का, जो भी छोटा लड़का है, अपना आगे बढ़ने का कुछ प्रयास करता है कि नहीं हमको आगे डॉक्टर बनना है, कोई भी किसी भी कास्ट का हो, चाहे लोहार का हो, चाहे बढ़ई का हो, चाहे सोनार का हो, चाहे चौधरी लोग का हो, है ना, तो उसमें हम लोग को आगे बढ़ना है अपने कार्य क्षमता के अनुसार। हमको मन कर रहा है कि इसमें जाएं तो हम उस क्षेत्र में जाते हैं, डॉक्टर में जाना है, डॉक्टर में जा सकते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, हमको जाति प्रथा के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। फिर कह रहा है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो देखिए अब जातिवाद के पक्ष में, जो भी जातिवाद के पक्ष में लेके बात कर रहे हैं, है ना, जो भी जातिवाद के लेके पक्ष में बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा जातिवाद के वंशानुगत चलना चाहिए, तो लेखक देखिए इसमें क्या आपत्ति जताए हैं। मतलब अम्बेडकर जी, है ना, अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो अम्बेडकर जी का जन्म जो है 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महू और मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जो है 1956 ईस्वी में हुआ था, 1956 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में। और ये महू मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था। ये भी एक बहुत गरीब परिवार के थे, प्लस संविधान के लेखक, संविधान को बनाने वाले भी अम्बेडकर को ही माना जाता है, अम्बेडकर जी को ही माना जाता है, भीमराव अम्बेडकर,
अंबेडकर। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा जानना जरूरी है हम लोग को, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत फायदा करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग आगे जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों को। अब देखिए कुछ तर्क दिए हैं, अब लेखक का इसमें आपत्ति क्या है वही देखिए कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों को लेखक का कहना है जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं होता है, क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। यह मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी काम धंधे में बांध देती है। इस कारण मनुष्य अपनी रुचि की क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता। साथ ही उस समाज में ऊंच नीच का भेदभाव भी जन्म लेता है। अतएव यह विभाजन सर्वथा अनुचित है। देखिए कहने का मतलब क्या कहे हैं लेखक जो है इन पे आपत्ति जताए हैं क्या, कि लेखक कहना चाहते हैं कि अगर जातिवाद के तौर पर ही और बांध देते हैं, मान लीजिए अगर अंबेडकर जी ही इतना बहुत ही दलित परिवार से थे, अंबेडकर जी किससे बहुत दलित परिवार से थे, ये क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, जो भी बड़े कास्ट हैं उनके घर जा जाके नौकरी का काम करते थे, नौकर का काम करते थे। क्या करते थे, पानी ढोते थे, गाय रख के काम हम करते थे, उसका मान लीजिए खिलाते उलाते थे, ये सब काम करते थे। तो ये लोग हमेशा नीचे दब के कुचले ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या किया गया कि दलित परिवार में जब जन्म हुआ तो इनका काम बना गया कि अब क्या कि बाबू आप जन्म ले लिए हैं तो आपको अब किसी बड़े आदमी का, जमींदार का आपको गुलाम ही बन के रहना पड़ेगा, जिंदगी भर गुलाम ही बन के रहना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किए कि ये जातिवाद प्रथा को हटाने का प्रयास किया गया कि जातिवाद ही हट जाए। धीरे धीरे हम लोग क्या करें कि इसको आसानी से हम लोग अपने इच्छा के अनुसार, जो भी हमारा इच्छा कर रहा है उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम लोग का क्या होगा, भेदभाव जो होगा, ऊंच नीच का भेदभाव जो जन्म लेता है वो क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जो भी हमारा इच्छा है उसके अनुसार हम अपना काम करेंगे। जरूर नहीं है कि लोहार लोहा के ही काम करेगा और बढ़ई का ही काम करेगा, नहीं, उसके अकॉर्डिंग, अपने आप के अकॉर्डिंग, अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग वो खुद अपना जीविका पार्जन करने के लिए खुद क्या कर सकता है, अपना ये क्या कर सकता है, काम करके और अपना आगे बढ़ सकता है। तो यही है, ऐसे लिखना है। ये नहीं कि हम लोग को क्या, हम लोग को एकदम इसी को रट्टा नहीं मारना है ना, हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हम लोग का कि जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाती। लेखक के अनुसार जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, लेखक कह रहे हैं कि इसमें क्या है, जाति, देखिए जाति भारतीय समाज का श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है। स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, दलित को दलिते में बना, मतलब दबके कुचले जो भी है उसको हमेशा दाबा ही जा रहा है। क्यों उसके काम के अकॉर्डिंग उसको बांध दिया गया है कि नहीं, अब ये सुनार है तो सुनार का ही काम करेंगे, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए दाब दिया गया। तो वही कह रहे हैं कि लेखक के अनुसार जातीय समाज के श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य जो है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य जो करना चाहता है वो काम नहीं कर सकता है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा होती है, व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा होती है। मान लीजिए व्यक्ति की क्षमता है पढ़ने का, वो नहीं पढ़ के क्या करता है, किसी का गुलामी करना स्टार्ट कर देता है ना। फिर कह रहा है कि व्यक्ति अपनी रुचि अथवा क्षमता के अनुसार अपना पेशा तथा कार्य का चुनाव नहीं कर पाता। उसका पेशा कुछ दूसरा है, वो सोच रहा है कुछ दूसरा पेशा करने के लिए, लेकिन उसको क्या किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है कि दूसरे पेशा में ही बांध दिया जा रहा है, शुरू से ही, जन्म से ही बांध दिया जा रहा है। यह व्यवस्था केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ही ध्यान रखती है, जिस कारण व्यक्ति जीवन भर के लिए किसी निश्चित व्यवसाय में बंध जाता है। फलतः काम की कमी जैसे संकट के समय उसे भूखों मरने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना हम लोग के जाति प्रथा को लेके, है ना। अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो देखिए जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का है प्रमुख कारण बनी हुई है, इसका प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है इसको समझाना है। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में ही बांध देती है, उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वह पेशे से परंपरागत क्यों ना हो। कहने का मतलब क्या है, जाति प्रथा उसको उसी बांधेगी, भले उसमें नुकसान हो या उसको फायदा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जाति प्रथा जो है एक ही उसको जीविका पार्जन यानी पेशा में बांध देती है। जैसे मान लीजिए वही अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे सुनार में ही उसको बांध देगा कि अब सुनार का काम, अब तुम सुनार में जन्म ले लिए, अब तुमको सुनार का ही काम करना है।
गरीब घर में पैदा हो गए, अब तुमको क्या करना है, जमींदार के पास उसका खेती में जाके, खेत में उसका काम ही, उसका खेत में जो भी काम है उसका करना है, जितना बनिहारी है सब करना है ना। उसको पेशा में ही बांध देती है। फिर ऐसा होता है जब उसको मान लीजिए कि सिचुएशन उसका घर का ख़राब हो जाता है, पैसा नहीं मिल पाता है, मान लीजिए बारिश ही नहीं हुआ तो खेतों में काम क्या कर पाएगा, बढ़िया फसल नहीं हुआ तो क्या होगा, भूखे मरने पर क्या हो गया, मजबूर हो जाएगा। प्लस मान लीजिए जो भी ज़मींदार है, ज़मींदार के यहाँ अगर कोई दलित आदमी है ना, दलित आदमी है, अगर उसके घर की काम करता है तो उसके लड़का भी क्या करेगा, उसी में काम करेगा, उसका लड़का, आने वाला लड़का भी उसी में काम करेगा। तो होगा क्या कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 2-4 महीना काम किया, एक माह 2 माह जब रोपनी हुआ तो मान लीजिए रोपा, और उसके बाद क्या किया, फिर वो क्या हुआ, बैठ गया शांति से। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए रोपनी हो गया, तब क्या करेगा, कोई काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो रहा है, तो इतना दिन तक, जितना दिन तक बैठा वो क्या हो गया, भारत में क्या हो गया, वो बेरोजगार रहा ना। तो वही कह रहा है कि एक ही पेशे में बांध देती है और कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है ना, जाति प्रथा, भले ही वह पेशे में परंपरागत क्यों ना हो। फिर कह रहा है आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में भी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति का पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता है। इस सिचुएशन में हम लोग उसी प्रथा को अकॉर्डिंग में रहें, उसी प्रथा के अकॉर्डिंग, तो हम लोग का जीवन चल सकता है, कभी नहीं चलेगा। लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है तो भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भाई देखो समझिए आप लोग कि अगर हम लोग का क्षमता है कि किसी कंपनी में कुछ मेहनत करके, कोई टेक्निकल डिग्री लेके, है ना, कोई टेक्निकल डिग्री लेके हम लोग को जॉब करने के लिए हम लोग के पास कैपेसिटी है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या करता है कि जाति प्रथा जो है हम लोग को क्या करता है, ये रोकता है ना, बदलने की अनुमति नहीं देता है। देख रहे हैं ना, जाति प्रथा अनुमति नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग क्या हैं, भूखमरी में मर जाते हैं। बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है, जो धीरे धीरे इसको बदलना बहुत ही आवश्यक है इस चैप्टर के अनुसार हम लोग को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है ना। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है। देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। इस कारण यह इस प्रथा में व्यक्ति की अनुचित क्षमता की रुचि तथा क्षमता की उपेक्षा की जाती है। व्यक्ति स्वेच्छा से कोई दूसरा पेशा नहीं कर पाता, पेशा जो है अपना नहीं कर सकता। फलतः अरुचि तथा विवशतावश काम करने के कारण व्यक्ति में कार्य क्षमता घटने लगती है और वह दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू प्रवृत्ति का हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है और यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक परिणामस्वरूप तथा आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है क्या कि हम बढ़िया काम करें, कोई अच्छा सा काम करें, मान लीजिए ऑफिशियल वर्क करें, उसको मन है कि ऑफिशियल वर्क करें, पढ़ लिख के हम क्या करें कि ऑफिस में काम करें बैठ के, है ना, या इंजीनियर बन के या डॉक्टर बन के हम ऑफिस में काम करें। लेकिन उसको क्या किया जा रहा है, अगर मान लीजिए वो डॉक्टर, अगर मान लीजिए कि अगर गरीब है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जमींदार के यहाँ क्या करना पड़ेगा, है ना, जमींदार के यहाँ बैठ के उसको जो भी है खेती का काम करना पड़ेगा। तो वो आदमी जिसको मन है ये करने का, उसको मन है डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, है ना, लेकिन वो काम अगर जाके उसको मेहनत का काम कर दिया जाए, माने शारीरिक मेहनत अगर कर रहा है ना, फिजिकली मेहनत कर रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको करने का मन ही नहीं करेगा। और क्या होगा, वो जो है उसका कार्य क्षमता धीरे धीरे क्या होगा, घटने लगेगा, है ना, और वो ग्रस्त होकर दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, टालू प्रवृत्ति हो जाएगा। बाद में हम लोग देखते हैं ना, ऐसे कर करके उसका स्वभाव भी जो होगा क्या होगा, टालू बन जाएगा। और वो क्या होगा, आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा जो है हम लोग का इस तरह हानिकारक हो जाएगा। उसको काम करने का मन नहीं करेगा और चुपचाप बैठा रहेगा, कहेगा भाई हमको काम करने का ही मन नहीं करता है तो क्यों करे, है ना। ऐसे कर करके क्या कर सकता है, उस काम को छोड़ सकता है और इस तरह छोड़ करके उसका आत्मशक्ति भी क्या होता है, धीरे धीरे दब जाता है। उसका आत्मशक्ति नहीं करता है कि हम ये सब काम करें, लेकिन तभी वो क्या करता है, मजबूरी बस करता है, फिर धीरे धीरे टालू प्रवृत्ति का होकर काम करना ही छोड़ देता है। इससे क्या होगा, उसका आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका आर्थिक स्थिति जो है धीरे धीरे खराब होने लगेगा। देख रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से वो क्या होगा, उसका आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे डगमगाने लगेगा, काम नहीं करेगा तो फिर खाएगा क्या, है ना। तो इस तरह बहुत ही जरूरी है जाति प्रथा को हटाना, समझ रहे हैं ना।
फिर कह रहा है लेखक ने पाठ में किस प्रकार पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक ने पाठ में जिस प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिक प्रथा के रूप में वर्णन किया वो निम्नलिखित है। कह रहा जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। जाति प्रथा के आधार पर जो है श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। यह श्रमिकों में भेदभाव पैदा करती है। इस विभाजन से ऊंच नीच का भेद उत्पन्न होता है, जिसके कारण सामाजिक एकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। एक श्रम विभाजन रुचि आधारित ना होने के कारण श्रमिकों की क्षमता पर दुष्प्रभाव डालता है। यह दुर्भावनाग्रस्त होकर टालू तथा कम काम करने के लिए प्रेरित होता है। यह श्रम विभाजन मनुष्य का माता पिता के आधार पर गर्भ में ही पेशा तय कर देता है तथा सदैव के लिए किसी निश्चित व्यवसाय में बांध देता है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त तथा अपर्याप्त ही क्यों ना हो। इसमें व्यक्ति की पेशा को बदलने की अनुमति नहीं मिलती है। फलतः व्यक्ति को कभी कभी भूखों मरने के लिए विवश होना पड़ जाता है। इस व्यवस्था के कारण व्यक्ति को घृणित तथा त्याज्यता पेशा व्यवस्थावश अपनाना पड़ता है। इसलिए मजबूरी में यह कार्यों को करने वाले व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह उदासीन भाव से करते रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा सिचुएशन हो गया, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति को अगर ऐसा काम नहीं करना पड़ा है, मन नहीं कर रहा है उसको लोहार बनने का और लोहा पीटने का उसको मन नहीं कर रहा है, तो फिर अगर उसको ज़बरदस्ती उसको जाति प्रथा के आधार पर उसको लोहार बनाइएगा तो संभव है नहीं ना है। उसको मन ही नहीं करेगा, वो काम करने में उसको मन ही नहीं करेगा। उसको मन है कि हम पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़े, तो उसको अगर जाति प्रथा के आधार पर उसको बोल दिया जाए, किसी मान लीजिए मछुआरा ही है, जो हम लोग क्या बोलते हैं इनको, मछुआरा जो है हम लोग का, मछुआरा को हम लोग बोले कि नहीं, मान लीजिए उसका बेटा है और उसको मन नहीं कर रहा है मछली मारने का, अब उसको जाति के आधार पर अब उसको हम लोग क्या करें, एकदम मछुआरा में डोले, नहीं तुमको मछली ही मारना है, उसको मछली मन नहीं करेगा मारने का, तो क्या करेगा, कभी कभी गुस्सा होकर कभी ऐसा भी कर सकता है, सिचुएशन खराब करके हो जाएगा अगर, तो जाकर डूब के मर भी सकता है, क्योंकि भाई कौन करेगा ये सब, मरना ही इससे बढ़िया है। तो उसके अंदर जो है क्या होगा, अपने प्रति घृणा ही पैदा होगा और त्याज्यता पेशा महसूस होगा, वह व्यवस्थापूर्ण अपनाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, मजबूरी बस कितना दिन तक किसी काम को करिएगा, संभव ही नहीं है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जाति प्रथा को लेकर हमको चलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है ना, सच्चे लोकतंत्र के लिए। तो सच्चे लोकतंत्र के लिए कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना को होना आवश्यक माना है। लेखक का मानना है कि ऐसे ही समाज में सबके कल्याण का सहयोग की भावना होनी चाहिए। समाज में बहुविध हितों की सबका समान भाग होता है, सभी एक दूसरे को रक्षा के प्रति सजग रहते हैं, है ना। फिर कह रहा है हम लोग का सजग रहते हैं, ऐसे समाज में इतनी गतिशीलता होती है कि कोई भी वांछनीय परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित होते रहते हैं। दूध पानी की तरह भाईचारे का मिश्रण होता है। इसमें सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान होता रहता है तथा शक्तियों के प्रति श्रद्धा तथा समानता का भाव रहता है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी कास्ट का हो, जाति प्रथा के आधार पर नहीं बांट के उसको जो मन करे, मान लीजिए सुनार है चाहे लोहार है ना, सुनार है चाहे लोहार है चाहे मछुआरा है, अगर तीनों को मन है कि नहीं, तीनों को दोस्त है, तीनों को मन करे नहीं हमको पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ना है, तो ये अपने जाति प्रथा को हटा के ये अपने मेहनत के बल पे कुछ आगे बढ़ के, है ना, और कुछ अपना डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, है ना, मेहनत करके। अब तीनों में क्या होगा, समानता होगा, तीनों में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। ये क्या होगा, भाईचारे के साथ अपना एक दूसरे के साथ मिलकर अपना काम करेंगे। काम करने में भी क्या होगा, सबको मन लगेगा और आसानी से हर एक चीज़ को काम करते करते और अपने देश को भी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी बॉर्डर पर है वही अपना देश का सेवा कर रहे हैं,
बीएसएफ। जरूरी नहीं है कि जो भी अपना देश जो बॉर्डर पर है वही अपना देश का सेवा कर रहे हैं, नहीं, आप भी सेवा कर रहे हैं, बशर्ते अपने काम में क्या होना चाहिए, अपने काम में ईमानदारी रहना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं ईमानदार बन के काम कर रहे हैं, है ना, कोई भी काम है ईमानदार बन के काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अपना देश का सेवा आप कर ही रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल, यहाँ पे विडंबना की बात कह रहा है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है ना, तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। फिर कह रहा है 2 नंबर कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, यह सरल वाक्य एकदम सिंपल है, ठीक है। देखिए की आया है ना, की आया है यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, तो संयुक्त वाक्य हो गया। और इसमें देखिए कहीं की का इस्तेमाल किया गया है, देखिए बता रहे हैं एक और बात, देखिए अगर ये छोटा की है तो ये 2 सेंटेंस को जोड़ता है, छोटा की को 2 सेंटेंस को जोड़ेगा। देखिए यह विडंबना है की, देखिए जोड़ रहा है ना, तो छोटा अगर की का मात्रा आ गया ये वाला, तो ये क्या कर रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ता है। अगर ये किया गया तो ये 2 सेंटेंस को नहीं जोड़ता है, तो इसमें की का तो यूज नहीं किया गया है, नहीं ना किया गया है। तो ये जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, सरल वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि, देखिए यहाँ पे जोड़ रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज सकुलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानना है। और देखिए और भी आ गया, अब और आ गया तो इसका मतलब क्या है, मिक्सचर कर रहा है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसे कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए और भी आ गया, मैंने 2 सेंटेंस को जोड़ दिया तो ये मिक्सचर वाक्य हो गया। अगर यही मिक्सचर वाक्य नहीं रहता यहाँ तक, की के बाद यहाँ तक रहता तो ये क्या होता, हम लोग का, तो ये जो है हम लोग का संयुक्त वाक्य रहता, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद फिर कह रहा है कि विलोम शब्द कह रहा है सभ्य का क्या होगा, असभ्य, विभाजन का क्या होगा, विभाजन यानी बांटना, यानी संगठन यानी मिक्सचर हो जाएगा। निश्चय का क्या हो जाएगा, तो निश्चय का अनिश्चय हो जाएगा। ऊंच का क्या हो जाएगा, नीच हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा, परतंत्रता हो जाएगा। दोष का क्या हो जाएगा, तो दोष का देखिए गुण हो जाएगा। सजग का क्या हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। रक्षा का क्या हो जाएगा, असुरक्षा हो जाएगा। पूर्व निर्धारित का पर निर्धारित, पूर्व निर्धारित का पर निर्धारित हो जाएगा। हालांकि वीडियो लेंदी होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम प्रयास जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ा दें आप लोगों को, क्योंकि वीडियो लेंदी होता है तो दिक्कत होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पाठ से विशेषण चुने तथा उसका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। जैसे कह रहा है पोषक, जैसे दूध से पोषक प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसमें क्या करना है, हम लोग को विशेषण चुनना है और क्या करना है, एक स्वतंत्र वाक्य बनाना है। फिर कह रहा है सभ्य, तो सभ्य समाज सदा गतिशील होता है। फिर कह रहा है स्वाभाविक, तो जाति प्रथा व्यक्ति को स्वाभाविक नियमों के विपरीत जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुशल, तो कुशल जो है राम क्या है, कुशल कलाकार है, कुछ भी बना सकते हैं, राम मोहन कुशल कलाकार है। वाक्य बनाना है, वाक्य बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दूषित वातावरण में जीना दुर्लभ है या दुर्भर है, जो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सामाजिक, जरूरी नहीं कि यही लिखना है, अपने से लिख के बनाना है। सामाजिक कह रहा है प्राचीन सामाजिक सभ्यता जाति प्रथा पर आधारित नहीं है ना। फिर कह रहा है पैतृक, यह मोहन का पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी पिता का संपत्ति नहीं है, सिंपल। यह राम का पैतृक संपत्ति नहीं है, नीरस है। तो आज का कवि सम्मेलन नीरस था। रचनाकार तो श्याम रचनाकार है ना, तो सिंपल है सब, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। फिर कह रहे हैं यहाँ पे पर्यायवाची शब्द कह रहा है, तो पर्यायवाची को हम लोग लिख लेते हैं। दूषित का गंदा, श्रमिक का मजदूर है ना, पेशा का व्यवसाय है ना। यहाँ पे पर्यायवाची का मतलब होता है समान, दोनों का अर्थ समान ही होगा। पेशा माने व्यवसाय, अवसर माने मौका, सम्मान माने आदर करना, परिवर्तन माने बदलाव। तो ये सब सिंपल है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको आप लोग अगर फेयर भी करना चाहते हैं तो इसको आप लोग फेयर कर सकते हैं और इसको आसानी से आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। प्रयास किए हैं पूरा A to Z आप लोग को समझाने का। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ER अमृत स्टडी सेंटर है और हर एक चीज़ इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग जाके उसमें देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद और अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिएगा, ठीक है।